इस वीडियो में हम चिंतन, तर्क और कल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है चिंतन। चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती रहती है। चिंतन की परिभाषाएं। रॉस ने चिंतन की परिभाषा दी है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ये परिभाषा दी है रॉस ने। वेलेंटाइन ने कहा है, चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। चिंतन के प्रकार। चिंतन चार प्रकार का होता है या चिंतन के चार प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। जैसे माता पिता के बाजार से लौटने पर यदि बालक को उनसे काफी दिनों तक टॉफी मिल जाती है तो वह जब भी बाजार से लौटते हैं तभी टॉफी का विचार उसके मस्तिष्क में आ जाता है और वह दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता है कि उसे टॉफी मिलेगी। यह निम्न स्तर का चिंतन है, अतः यह विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। जैसे कुत्ते को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय या एक इमेज का निर्माण कर लेता है, अतः जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर से देखता है तब वह उसकी ओर संकेत करके कहता है कि कुत्ता, यानी बच्चे को बताया कि ये डॉगी है, कुत्ता है, तो वो उस इमेज को अपने मस्तिष्क में बना लेता है और जब दोबारा भविष्य में उसे देखता है तो उसको बोलता है कि ये कुत्ता है। ऐसी घोड़ा, बच्चे को दिखा के बोलेंगे कि ये घोड़ा है तो वो उस इमेज को अपने मस्तिष्क में बना लेगा और जब भविष्य में पुनः ऐसी आकृति या उसको देखेगा तो बोलेगा कि ये घोड़ा है। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है। अगला चिंतन है कल्पनात्मक चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जैसे जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे वहां से लौटने पर उसके लिए कोई उपहार या टॉफी लेंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बच्चा कल्पना कर रहा है कि आज माता पिता बाजार गए हैं तो उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए या उपहार लेकर आएंगे, वो अपनी कल्पना में है। इस चिंतन को कहते हैं कल्पनात्मक चिंतन। तार्किक चिंतन। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। मर्शेल का मत है कि समस्या का ज्ञान और उसके समाधान की खोज यही चिंतन की प्रक्रिया है और यही सीखने की भी प्रक्रिया है। चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया में 5 सोपान है। सबसे पहला है किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना, पूर्व अनुभवों का स्मरण करना, पूर्व अनुभव को वर्तमान समस्या से संयोजित करना और समाधान की सार्थकता देखना। ये चिंतन की प्रक्रिया है। चिंतन के साधन या उपकरण। चिंतन के साधन है प्रतिमाएं, इमेजेस, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा और सूत्र। ये चिंतन के उपकरण हैं। अब है तर्क। तर्क या तार्किक चिंतन चिंतन का उत्कृष्ट रूप और जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन है। व्यक्ति तर्क के माध्यम से अपने चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है। तर्क की परिभाषाएं। जेम्स ड्रेवर ने तर्क की परिभाषा देते हुए कहा है कि तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। गैरेट ने परिभाषा दी है, मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है। गेट्स व अन्य के अनुसार तर्क फलदायक चिंतन है जिससे किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व अनुभवों को नई विधियों से पुनर्संगठित या सम्मिलित किया जाता है। अब है तर्क के सोपान, स्टेप्स इन रीजनिंग। जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में तर्क के 5 सोपान बताए हैं। तर्क के कितने सोपान हैं? 5 सोपान। किसने बताए हैं? जॉन डीवी ने। किसमें? अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में। सबसे पहला है समस्या की उपस्थिति।
तर्क का आरंभ किसी समस्या की उपस्थिति से होता है। समस्या की उपस्थिति व्यक्ति को उसके बारे में विचार करने के लिए बाध्य करती है। दूसरा सोपान है समस्या की जानकारी। व्यक्ति समस्या का अध्ययन करके उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करता है और उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करता है। तीसरा सोपान है समस्या समाधान के उपाय। व्यक्ति एकत्रित किए हुए तथ्यों की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करता है। अगला है एक उपाय का चुनाव। व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सब उपायों के और उचित और अनुचित पूर्ण रूप से विचार करने के बाद उनमें से एक का चयन कर लेता है। और पांचवा है उपाय का प्रयोग। व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार समस्या का समाधान करने के लिए उपाय का प्रयोग करता है। ये हैं तर्क के 5 सोपान। अब है तर्क के प्रकार। तर्क के कितने प्रकार हैं? तर्क के 2 प्रकार हैं। सबसे पहले है आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क, इस तर्क में व्यक्ति अपने अनुभवों या अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। यानी उदाहरण से किसी सामान्य नियम या सिद्धांत का निरूपण करता है। इनमें वह 3 स्तरों से होकर गुजरता है। सबसे पहले निरीक्षण, परीक्षण और सामान्यीकरण। इस विधि से हम विशिष्ट सत्य से सामान्य सत्य की ओर अग्रसर होते हैं। आगमन विधि खोज और अनुसंधान की विधि है। अगला है निगमन तर्क। इस तर्क में व्यक्ति दूसरे के अनुभवों, विश्वासों या सिद्धांतों का प्रयोग करके सत्य का परीक्षण करता है। निगमन विधि प्रयोग और प्रमाण की विधि है। अगला है कल्पना। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण करते हैं। किसी वस्तु की अनुपस्थिति में उसका नए रूप में मानसिक चित्रण ही कल्पना है। कल्पना की परिभाषा देते हुए रायबर्न ने कहा है कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभवों को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। कल्पना का वर्गीकरण। मैकडूगल और ड्रेवर के वर्गीकरण को सबसे अधिक मान्यता प्रदान की गई है। मैकडूगल का वर्गीकरण। मैकडूगल ने कल्पना के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले पुनरुत्पादक कल्पना। इस कल्पना में हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं यानी इमेजेस के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इस कल्पना का दूसरा नाम है स्मृति। दूसरा है उत्पादक कल्पना। इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर उनमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। तीसरा है रचनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे पुल, बांध, मकान आदि बनाने की कल्पना करना। अगला है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, जैसे कविता, नाटक आदि की रचना करना। अब है जेम्स ड्रेवर का वर्गीकरण। जेम्स ड्रेवर ने कल्पना का वर्गीकरण पहला किया है पुनरुत्पादक कल्पना, दूसरा इन्होंने बताया उत्पादक कल्पना और तीसरा बताया है इन्होंने आदानात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है, जैसे शिक्षक बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए किसी आलीशान इमारत का वर्णन करता है या संगमरमर दिखाता है और ताजमहल का चित्र प्रस्तुत करता है। इसे कहेंगे आदानात्मक कल्पना। अगला इनका वर्गीकरण है सृजनात्मक कल्पना। मैकडूगल की इस कल्पना को जेम्स ड्रेवर ने 2 भागों में विभाजित किया है, कार्य साधक कल्पना और सौंदर्यात्मक कल्पना। कार्य साधक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, जैसे इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना, श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आदि। दूसरा है सौंदर्यात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकारी, उपन्यास लेखन आदि। कार्य साधक कल्पना को भी जेम्स ड्रेवर ने इस कल्पना को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है विचारात्मक कल्पना और दूसरा है क्रियात्मक कल्पना। विचारात्मक कल्पना। इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक कल्पना। इसका प्रयोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे पुल, नहर, सड़क आदि बनाना। सौंदर्यात्मक कल्पना। इस कल्पना को भी जेम्स ड्रेवर ने 2 भागों में
बांटा है। पहला है कलात्मक कल्पना, दूसरा मन तरंग फैंटेसीज। कलात्मक कल्पना, इसका प्रयोग श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं की रचना के लिए किया जाता है, जैसे चित्रकला, पद्य रचना आदि। मन तरंग फैंटेसी यानी हवाई किले बनाना, इसका प्रयोग शेख चिल्ली के हवाई किले का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यानी कोई चीज है नहीं, बस दिन में ही सपने देख रहे हैं, हवा